वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट हमने आरसीसी स्ट्रक्चर में बीम के और कॉलम के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जिनके बारे में मुझे बताना। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ पैनल इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ड्रॉ पैनल एक संरचनात्मक घटक है। किसका घटक है? फ्लैट स्लैब का। ड्रॉ पैनल क्या है? एक फ्लैट स्लैब का एक संरचनात्मक घटक है ड्रॉ पैनल। तो ड्रॉ पैनल फ्लैट स्लैब का एक संरचनात्मक घटक है। इसने लिखा है इसमें कि जब कोई स्लैब कॉलम पर सीधे बिना धरनों की यानी बिना बीम की सहायता से टिका दी जाती है। जब कोई स्लैब कॉलम पर बिना किसी बीम की सहायता से टिका दी जाती है, कॉलम पर बिना किसी बीम के साथ टिका दी जाती है, तो उसे फ्लैट या चपटी स्लैब कहते हैं। तो फ्लैट स्लैब की जो मोटाई होती है वो 125 mm से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर। तो फ्लैट स्लैब की जो मोटाई है वो 12.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। स्तंभों पर स्लैब के पैनल की मोटाई कुछ अधिक रखी जाती है। स्तंभ मीन्स कॉलम पर स्लैब के पैनल की मोटाई कुछ अधिक रखी जाती है। इसे ही ड्रॉप पैनल कहते हैं। अब जैसे हमारे पास ये कॉलम है और ये कॉलम ही है, डायरेक्ट हमने स्लैब इस पर टेक दी, तो ये हमारी कहलाएगी ड्रॉप पैनल। अब स्लैब की मोटाई 12.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और जो इसके सिरे हैं इन सिरों पे इसकी मोटाई कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। ड्रॉप पैनल चपटी स्लैब की कर्तन सामर्थ्य तथा ऋणात्मक आघूर्ण बढ़ाता है और विक्षेप को कम करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? फ्लैट स्लैब। तो ड्रॉप पैनल इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फ्लैट स्लैब। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी बीम। एक्सिस टी बीम का प्राकृतिक अक्ष कहाँ होता है? द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी बीम एक्सिस। तो टी बीम में जो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होती है? तो उन्होंने लिखा है कि टी बीम की न्यूट्रल एक्सिस बीम सेक्शन में कहीं भी मौजूद रह सकता है। जब टी खंडों में बल की शून्य रेखा रिब से गुजरती है तो न्यूट्रल एक्सिस टी बीम के फ्लेंज में स्थित हो तो यह आयताकार बीम की भांति व्यवहार करता है, और वह बीम आदर्श बीम कही जाती है जो मिडवे होती है। तो टी बीम का प्राकृतिक कक्ष कहाँ पर होता है? विद इन द फ्लेंज, द बॉटम एज ऑफ द स्लेब, स्लेब के निचले सिरे पर, और बिलो द स्लेब यानी कि स्लेब के नीचे। तो इसका जो है ऑल ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि द ब्रेड्थ ऑफ द रिब इन द टी बीम शुड एट लीस्ट बी इक्वल टू द। एक टी बीम में रिब की चौड़ाई कम से कम रिब की गहराई की होनी चाहिए। रिब की चौड़ाई की कम से कम 1/3 होनी चाहिए। 1/3 स्लेब से नीचे लटकने और बीम सेक्शन को रिब कहते हैं। स्लेब से नीचे लटके, स्लेब से नीचे लटके, देखो स्लेब है, स्लेब से नीचे को पार्ट लटका, और बीम खंड को रिब कहते हैं। बीम खंड को रिब कहते हैं। स्लेब से नीचे लटके बीम खंड को रिब कहते हैं। इसे वेब या स्टेम भी कहा जाता है। वेब या स्टेम भी कहा जाता है। PW की जैसे की जाती है। रिब की चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए ताकि तुरंत छड़ें सुगमता से डाली जा सके। रिब की चौड़ाई बीम की कुल गहराई का 1/3 से 2/3 ली जाती है।
In a T beam, the breadth of the rib is equal to the T beam में रिब की चौड़ाई निम्न के बराबर होती है। T बीम में रिब की चौड़ाई निम्न के बराबर होती है। सी विड्थ ऑफ बीम इन टेंसाइल जोन, तनन क्षेत्र में बीम की चौड़ाई। टी बीम में रिब की चौड़ाई तनन क्षेत्र में बीम की चौड़ाई के बराबर ले आता है। स्लेब के नीचे बड़े हुए बीम खंड को रिब कहा जाता है। रिब की चौड़ाई बीम की कुल गहराई का 1/3 से 2/3 तक लिया जाता है। टी बीम की प्रभावी गहराई निम्न के बीच की दूरी होती है। द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम इज द डिस्टेंस बिटवीन the effective depth of T beam is the distance between the T beam की प्रभावी गहराई निम्न के बीच की होती है। फ्लैंज के शीर्ष से लेकर तनन परिवहन के केंद्र तक, टॉप ऑफ फ्लैंज टू द सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। व्यवहारिक रूप से किस स्लेब का निर्माण करना संभव नहीं है? इन्होंने लिखा है कि पार्शली विथ प्रैक्टिकली विच स्लेब इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। व्यवहारिक रूप से किस स्लेब का निर्माण करना संभव नहीं है? तो इन्होंने इसका आंसर दिया है प्योरली सिंपली सपोर्टेड स्लेब, विशुद्ध रूप से सामान्य सपोर्टेड स्लेब। प्योरली सिंपली सपोर्टेड स्लेब, विशुद्ध रूप से सामान्य सपोर्टेड स्लेब। व्यवहारिक रूप से विशुद्ध रूप से सामान्यतः सुतलंबी स्लेब का निर्माण करना संभव नहीं है। द मिनिमम कवर ऑफ आरसीसी कॉलम शुड बी, द मिनिमम कवर ऑफ आरसीसी कॉलम शुड बी। आरसीसी कॉलम के लिए न्यूनतम कवर, देखो ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट पार्ट है। तो आरसीसी कॉलम के लिए न्यूनतम कवर कितना होना चाहिए? 40 mm या व्यास से अधिक। देखो जो न्यूनतम कवर जो है हमारे है आरसीसी कॉलम का, अब हमारे पास कोई आरसीसी कॉलम है, ये सिर्फ कॉलम है। अब इसके अंदर कोई हमारी ये कुछ छड़ डला हुआ है। अब कवर हमारा जो कहलाता है, इस छड़ से यहाँ तक की दूरी कहलाती है कवर। तो आरसीसी कॉलम में जो हमारा कवर होना चाहिए वो 40 mm का होना चाहिए या फिर व्यास से अधिक। इन्होंने कहा कि या फिर जो हमारे पास स्टील रोड है, इसकी रोड की जो व्यास है, डायामीटर है हमारी, सपोज करो 50 है, तो फिर 50 ही हमें लेना पड़ेगा। और या फिर इसकी 30 है तो हमें 40 लेना पड़ेगा। तो जब कॉलम का सेक्शन का माप 200 mm या उससे कम होता है, जब कॉलम के सेक्शन का माप 200 mm या उससे कम होता है, तो जिनमें मुख्य छड़ों के रूप में यूज़ की गई इस्पात 12 mm से अधिक ना हो। अगर 12 mm की इस्पात की छड़ें हैं, उससे ज़्यादा की ना हो, तो कंक्रीट कवर हमें 25 mm दिया जाता है। मगर जब कॉलम का मान उपरोक्त मान से अधिक होता है, तो कंक्रीट का जो कवर है वो 40 mm दिया जाता है। आगिन अथवा जल के संपर्क में आने वाले कॉलमों के लिए न्यूनतम कंक्रीट कवर, अब जो आग के या फिर पानी के संपर्क में आता है, तो 50 mm से कम नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि आरसीसी कॉलम के लिए जो कवर है हमारा वो कितना है? 40 mm है। और कंडीशन क्या है इसकी कि व्यास से अधिक हो। अगर व्यास ज़्यादा है तो व्यास को ज़्यादा लेना पड़ेगा। और जब कॉलम के सेक्शन का माप 200
mm से कम हो और उसमें यूज़ की गई इस्पात 12 mm से अधिक ना हो, तो उसके लिए कंक्रीट कवर 25 mm दिया जाती है। कंक्रीट कवर 25 mm दिया जाता है अगर 200 mm का कॉलम है। वो कंक्रीट कवर 25 mm दिया जाता है, किंतु जब कॉलम का मान उपरोक्त मान से अधिक है, ये अगर 200 mm सेक्शन से ज़्यादा है और इसमें इस्पात की जो वायर है वो 12 mm से हमारी अधिक की हैं, तब हम कवर चाहिए हमको 40 mm देना। IS 456 2000 के अनुसार फुटिंग हेतु प्रबंधन के लिए मामूली कवर कितना होना चाहिए? According to IS 456 2000, what should be the nominal cover to reinforcement for footing? IS 456 2000 के अनुसार फुटिंग हेतु प्रबंधन के लिए मामूली कवर कितना होना चाहिए? तो फुटिंग का मतलब था फाउंडेशन। फुटिंग फाउंडेशन में फुटिंग देकर चलते हैं, जैसे हमने फुटिंग का मतलब होता है जैसे हमने कोई एक नींव बनाई इस तरीके से, फिर हमने ऑफ साइड छोड़ा, फिर हमने ऑफ साइड छोड़ा, इस तरीके से हमारी फुटिंग है। तो इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू IS 456 2000, व्हाट शुड द नॉमिनल कवर टू रिइंफोर्समेंट फॉर फुटिंग? IS 456 2000 के अनुसार फुटिंग हेतु प्रबलन के लिए मामूली कवर कितना होना चाहिए? तो फुटिंग के लिए जो हम मामूली कवर लेते हैं सी, यानी कि 50 mm। कितना लेते हैं? 50 mm। इन्होंने लिखा कि IS 456 2000 के अनुसार फुटिंग हेतु प्रबलन के लिए जो नॉमिनल कवर है वो 15 mm होना चाहिए, यह 75 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। फुटिंग में मुख्य छड़ों का व्यास 10 mm से कम नहीं होना चाहिए और छड़ों की आपसी दूरी स्पेसिंग जो है 300 mm या 3D से जो भी न्यूनतम दी जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रबलित कंक्रीट फुटिंग में स्थायित्व की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रबलित बार के लिए सामान्यतः नॉमिनल कवर का न्यूनतम मान क्या है? प्रबलित कंक्रीट फुटिंग में स्थायित्व की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रबलित छड़ के लिए सामान्यतः कवर का न्यूनतम मान 50 mm लिया। तो हम RCC के लिए कितना लेते हैं? सामान्य कवर 50 mm का लेते हैं। A reinforcement concrete column of size 400 into 400 is thus having the diameter of longitudinal bar 20 mm. The pitch of lateral ties is such a case should be.
300 mm ने बोला है कि IS 456 के 26.5.32 CI के अनुसार पास टाई की पिच निम्न में से न्यूनतम से कम होनी चाहिए। कॉलम की न्यूनतम पार्श्व बीमा 400 mm और कॉलम के अनुदैर्ध्य बार का व्यास का 16 गुना। What is the minimum number of longitudinal bars provided in a reinforced concrete column of circular cross section? वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के प्रबलित कंक्रीट स्तंभ में प्रदान किए गए अनुदैर्ध्य छड़ों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? ये क्या है? वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट, तो सर्कुलर में हम लगाते हैं कितनी? 6 लगाते हैं, तो डी आंसर हो गया। सर्कुलर सेक्शन में प्रबलित कंक्रीट कॉलम में अनुदैर्ध्य छड़ों का जो न्यूनतम संख्या होती है 6 होती है। अगर कोई कॉलम हमारे पास है तो इसमें कितनी छड़ लगाएंगे हम? 6। 1 2 3 4 5 6। और वर्गाकार काट का स्तंभ है तो उसमें लगाते हैं हम छड़ों की संख्या न्यूनतम 4। स्क्वायर के रूप में है तो हमने छड़ा कितनी कर ली इसमें? 4। कॉलम में मुख्य प्रबलित छड़ों के खंड के 0.8% से 6% तक प्रदान की जाती है। The load of which at which is the column when from its the initial position and the deflection still remains is known as। वह लोड जिस पर कॉलम अपनी प्रारंभिक स्थिति से झुक जाता है और डिफ्लेक्शन स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं? The load in the which of the column bends from its the initial position and the deflection still remains is known as। तो डी बकलिंग लोड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको हम? बकलिंग लोड, यानी कि बहकाव भार। जिस भार पर कॉलम में झुकाव पकड़ा जाता है बहकाव भार क्रांतिक भार कहलाता है। P = π² EI/L²। लंबाई का मान बढ़ने से अनुमन्य भार का मान कम हो जाता है और कॉलम के लिए कॉलम का सिरा जोड़ भी बहकाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ कॉलम बेस इज। कॉलम के आधार का मुख्य कार्य क्या है? कॉलम के आधार का मुख्य कार्य क्या है? रेसिस्ट द डिफ्लेक्शन, झुकाव को रोकता है। रेसिस्ट द डिफ्लेक्शन, कॉलम के आधार का मुख्य कार्य क्या है? कॉलम के भार और कॉलम पर आने वाले चल और अचल भार को नींव ब्लॉक पर स्थानांतरित करना होता है। इसके लिए नींव का क्षेत्रफल इतना रखा जाता है कि कुल भार की तीव्रता मृदा की सुरक्षित भार धारण क्षमता से अधिक न हो पाए और मृदा की शुद्ध सुरक्षित क्षमता QNS = QNF/F। वॉल फुटिंग इस टाइप ऑफ, वॉल फुटिंग किसका एक प्रकार है? सी स्प्रेड फाउंडेशन का वॉल फुटिंग। तो बिल्डिंग ड्राइंग में हमने आपको बताया था कि वॉल फुटिंग क्या है, कि हमने कोई दीवार, ये फाउंडेशन, इसका एक हम व्यू दिखा रहे हैं। हमने ये ऑफ साइड छोड़ा, तो ये हमारी एक बॉल चली गई। अगर आप देखें इस तरीके से, तो जो हमने ये साइड से ऑफ साइड छोड़ी, एक हमने ये छोड़ा, एक यहाँ छोड़ा, ऐसे ही हमने ये छोड़ा। तो बॉल फुटिंग किसका प्रकार है?
स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का। तो यहाँ पे उन्होंने इसका आंसर क्या दिया है, स्प्रेड फाउंडेशन फैलाव में। वॉल फुटिंग यानी कि वॉल फाउंडेशन एक प्रकार की खसकेदार या फैलाव नींव है। साधारण भवनों के लिए खसकेदार या फैलाव नींव का अधिक यूज किया जाता है। ये नींव दीवार के दोनों तरफ खसकों के रूप में बढ़ती रहती है, जिससे इसका यह नाम पड़ा, क्योंकि यह नींव तली पर अधिक चौड़ी हो जाती है और यह नींव विश्वसनीय, सस्ती और शीघ्रता से निर्माण की जाती है। यह नींव 3-4 मंजिल भवनों के लिए अपनाई जा सकती है। फॉर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फुटिंग दी प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम कवर इज। प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट फुटिंग के लिए न्यूनतम कवर का मान कितना निर्धारित किया गया है, 50। प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट की फुटिंग के लिए न्यूनतम कवर का मान 50 रखा गया है, ये आप याद रखिए, 50। तो सीमेंट कंक्रीट फुटिंग में निर्धारित न्यूनतम कवर का मान 50 mm होता है, परंतु यह किसी भी दिशा में 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो न्यूनतम कवर है वो हमारा 50 का है न्यूनतम, और मैक्सिमम 75 से अधिक नहीं होना चाहिए। खुले क्षेत्र में कवर का न्यूनतम मान 40 mm लिया जाता है और फाउंडेशन और मुख्य छड़ों का व्यास 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। जो फाउंडेशन बनाते हैं उसमें जो हमारे पास मेन बार उसका 10 फाई से उसका डायमीटर कम नहीं होना चाहिए। मुख्य छड़ों के दोनों सिरों पर डेवलपमेंट लेंथ प्राप्त करने के लिए 90 डिग्री का मोड़ दिया जाता है और फाउंडेशन के नीचे 8-10 सेंटीमीटर मोटी सीमेंट कंक्रीट डाली जाती है। जब भी हम कोई निर्माण करते हैं तो हमें चाहिए कि फाउंडेशन के नीचे 8-10 सेंटीमीटर मोटी 1:4:8 में सीमेंट कंक्रीट हमको डालनी चाहिए। द मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार इज द आरसीसी सर्कुलर कॉलम। हम कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाइए कि आरसीसी के वृत्ताकार कॉलमों में मुख्य इस्पात छड़ों की न्यूनतम संख्या इनमें से कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। वृत्ताकार कार्ड वाले प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के स्तंभ में अनुदैर्ध्य छड़ों की न्यूनतम लंबाई संख्या 6 से 6 होती है। ठीक है जी। हाउ मच द वेट ऑफ फुटिंग इज एज्यूम्ड ऑफ द एक्सेल लोड ऑन कोलम। नींव का भार कोलम पर आने वाले भार का कितना माना जाता है। नींव का भार कोलम पर आने वाले भार का कितना माना जाता है, 10%। इस कोलम से आने वाला भार कंक्रीट नींव द्वारा सोइल मृदा पर ट्रांसफर होता है और कंक्रीट ब्लॉक स्लैब का स्वयं का भार भी उपरोक्त भार के साथ सोइल पर जाता है। और सरलता के लिए कंक्रीट नींव का भार स्तंभ पर आने वाले भार का 10% मान लिया जाता है, 10%। एरिया ऑफ फुटिंग इज डिपेंड ऑन। फुटिंग का आधार क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है। फुटिंग का आधार क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है, एलोवेबल बियरिंग प्रेशर। आधार क्षेत्रफल बराबर स्तंभ पर आने वाला भार अपॉन कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल। द नेचर ऑफ क्रिपलिंग लोड इन ए कोलम। स्तंभ में क्रिपलिंग भार की प्रकृति क्या है। द नेचर ऑफ क्रिपलिंग लोड इन कॉलम इज। स्तंभ में क्रिपलिंग भार की प्रकृति क्या है, बी कंप्रेसिव लोड। संपीड़ित भार। कॉलम में क्रिपलिंग भार ज्ञात करने के लिए जो भार लगाया जाता है उसे
उसकी प्रकृति संपीड़न होती है। कॉलम पर हमेशा संपीड़न बल लगाकर उसकी सामर्थ्य ज्ञात की जाती है। जिस बल पर कॉलम विफल हो जाता है वह उस कॉलम की समर्थ होती है। द मिनिमम नंबर ऑफ longitudinal बार फॉर द रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर कॉलम। आयताकार और गोलाकार कॉलम के लिए छड़ की न्यूनतम संख्या कितनी है? आयताकार के लिए 4 और छड़ के लिए 6 होना चाहिए। इसका आंसर कितना है? डी। ये सब आप जानते हैं। तो डी आप देखो, डी दे रखा है उन्होंने, और ये डी के बाद में उन्होंने बताया भी है कि आयताकार कॉलम में अनुदैर्ध्य छड़ों की न्यूनतम द मिनिमम नंबर ऑफ longitudinal बार। तो longitudinal रोड की संख्या न्यूनतम 4 होती है। गोलाकार कॉलम में longitudinal छड़ों की संख्या 6 होती है। कॉलम में longitudinal छड़ का न्यूनतम व्यास 12 mm रखा जाता है। मिनिमम व्यास कॉलम में जो हम रोड लगाते हैं वो 12 mm से कम की छड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और कोई वीडियो लेकर आएंगे।